सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज एक जिज्ञासा आई है और ये उदयन सेन गुप्ता जी की जिज्ञासा है। और इस जिज्ञासा में ये पूछ रहे हैं कि पुनर्जन्म के बारे में विज्ञान व्याख्या करे तो कुछ ज्ञान मिले, वैज्ञानिक व्याख्या करें। इनका कहने का तात्पर्य है, हालांकि उन्होंने विज्ञान लिखा हुआ था, कि वैज्ञानिक व्याख्या करें तो कुछ ज्ञान मिले। तो इसके ऊपर मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि मैंने इस पर वीडियो बनाई हुई है और बार बार एक ही विषय पर वीडियो बनाना उचित नहीं है। मैं बस इसमें आपको उन सब वीडियो के रेफरेंसेस दे दूंगा जिससे कि आप समझ जाएं। इस पर विज्ञान में बहुत सारे शोध हुए हैं और अभी भी हो रहे हैं। चेतना पर शोध हो रहे हैं, कॉन्शियसनेस पर बहुत ज़्यादा शोध हो रहे हैं, मनुष्य मस्तिष्क पर बहुत शोध हो रहे हैं, डीएनए पर शोध हो रहे हैं कि आखिर सूचनाएं डीएनए में कहाँ से आती है, कैसे सूचनाओं को कैरी करता है, कैसे वो दोहराता है। पुनर्जन्म का मतलब कि जन्म को जो दोहरा रहा हो। तो अगर आप डीएनए का रेप्लिकेशन देखेंगे तो वह दोहरा रहा है, अपने को रिपीट करता है, और उसका एक स्ट्रैंड जो है वो दूसरे स्ट्रैंड से मिलता है, तो वहाँ रिपीटिशन तो है ही। हाँ, उसका जो क्रम है वह बदल जरूर जाता है, लेकिन रिपीटिशन तो माना ही जाएगा, क्योंकि उसमें बेस पेयर ही इतने होते हैं, एडिनोसिन, थायमिन, यूरेसिल, गुआनिन। तो इनका ही तो वहाँ पर वो होता है, क्रम आगे पीछे होता रहता है, अलग अलग परम्यूटेशन कम्बिनेशन बनते रहते हैं, फ्रिक्वेंसी इसमें होती है, बदलती रहती है। तो ये बार बार अपने को दोहराता है, रेप्लिकेट करता है एक दूसरे के साथ मिल करके, और फिर उसको दोहराता है। उसी तरह कोशिकाएं हैं, अगर सूक्ष्म स्तर पर और आए हैं, डीएनए से थोड़ा स्थूल हो परंतु है सूक्ष्म शरीर के हिसाब से भी, तो वहाँ भी दोहराव दिखता है अपने को। वो विभाजित कर देती है कोशिका, स्पाइंडल फॉर्मेशन होता है और कोशिकाएं विभाजित हो जाती हैं, यानी अपने को वह दो कर देती हैं। तो क्या करती हैं कि वो फिर से एक जन्म लेती हैं, क्योंकि अपने एक जो सूचना है एक में, एक कोशिका में, तो वही सूचना तो दूसरी कोशिका में भी चली जाएगी। और वैसा ही जो गुण एक कोशिका में है वही दूसरे में चला जाएगा, तो ट्रेट जो है वो चला जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उसको दोहराया जाता है, फिर से उसका एक जन्म होता है, पहले वाला बरकरार रखते हुए। लेकिन कोशिकाएं मरती भी हैं और मर करके फिर दूसरा देती हैं। यहाँ पर पुनर्जन्म का शायद तात्पर्य ऐसा ही मान लिया गया है कि एक मर जाए तभी कोई एक जन्मे। दोनों अगर साथ साथ जन्मे हुए हैं तो उसको पुनर्जन्म नहीं माना जा रहा है, लेकिन है तो वह भी जन्म ही। फिर से उसका जन्म हुआ है, फिर से उसका नवीनीकरण हुआ है। अगर एक कोशिका मर जाए तभी दूसरी कोशिका जीवित हो, या वह मरे उसके बाद ही कोई जीवित हो, तो ऐसा हर समय होता रहे यह कोई जरूरी नहीं है। दोनों ही साथ साथ जीवित रह सकते हैं। पेड़ की एक डाली को काट दें और उसको लगा दें तो वह डाली भी पकड़ लेती है, वह भी जीवित हो जाती है, और पहले वाले जो डालियां हैं यानी पहले जो पेड़ है वह भी जीवित है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उसका जन्म उसी कार्यकाल में ही होता रहता है। अब मर कर के जन्मने की जो बात है, इस पर भी बहुत शोध हो रहा है।
कि एक डिसइंटीग्रेट कर जाए और दूसरा इंटीग्रेट करे, एक विखंडित हो जाए और दूसरा संगठित अपने को करे, अपने को बनाए, ऐसी प्रक्रिया। और जो विखंडित हो जाए वह फिर से अपने को उसमें सर्कुलेशन में ले आए, फिर से सर्कुलेशन में आ जाए जो विखंडित हो गया हुआ। तो यहाँ पर दो स्थितियाँ हैं, एक तो वह डिसइंटीग्रेट कर गया वह, और एक दूसरा जो बन गया वो जारी रहा। और एक है कि जो डिसइंटीग्रेट कर गया, जो टूट गया, बिखर गया, यानी मर गया, वही उसी के जो कंटेंट्स हैं वे फिर से मिल जाएं, अलग कॉम्बिनेशन में मिल जाए और किसी अलग के साथ रिएक्शन कर जाए। तो ऐसा होता है, बल्कि ऐसा ही होता है। हाँ, ट्रेड्स अवश्य बदल जाते हैं, गुण बदल जाएंगे, सारे गुण नहीं रहेंगे समान, लेकिन बहुत सारे गुण समान भी रहेंगे। यहाँ तो साइक्लिक प्रक्रिया है, कोई भी चीज़ टूटती है, बिखरती है, तो कहते हैं लोग कि ये टूट गया, मर गया, तो वो तो हवा में मिल गया, पानी में मिल गया, इसमें मिल गया, उसमें मिल गया। अरे मिल गया, मिल के क्या वहीं पर है वो तो फिर जब मिल करके जुड़ करके फिर कुछ बना ही रहा है। तो यह प्रक्रिया चलती है। अब उठता है प्रश्न कि वे जो बना रहे हैं वह जो बायोलॉजी में था, जो एटम्स, क्योंकि डीएनए में भी तो जो न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर हैं उसमें भी तो एटम होंगे, और वे एटम जो हैं वे उन एटम से भिन्न होंगे जो बाहर में हैं, वो बायोलॉजिकल प्रोसेस में है। बायोलॉजी के तो कुछ चुनिंदे एटम्स हैं, जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, सल्फर है। तो ये सब चुनिंदे कुछ हैं, मैग्नीशियम है, जिंक है, कैल्शियम है, आयरन है। तो मिला जुला करके ये 22 एलिमेंट हैं जो कि काफ़ी मजबूत हैं और साधारण में 25 भी माने जाते हैं, और जो ट्रेस मटेरियल्स हैं उनको भी शामिल करके 25 हो जाते हैं। तो ये सब जो एटम हैं, एलिमेंट हैं इन सब के, तो ये एलिमेंट और ये एटम्स जो हैं ये जो बाहर में पाए जा रहे हैं उसमें और इसमें क्या कोई अंतर है या नहीं, एक बहुत बड़ा प्रश्न ये उठता है। जो कार्बन बाहर पाया जा रहा है वह और जो कार्बन भीतर है व्यक्ति के भीतर, उसमें अंतर है या नहीं? तो अंतर निश्चित ही है। वैज्ञानिकों ने कार्बन के आइसोटोप्स माने हैं ना, तो कार्बन के आइसोटोप्स हैं तो हाइड्रोजन के भी आइसोटोप्स हैं, ऑक्सीजन के भी आइसोटोप्स हैं, यानी सबका वेरिएंट भी है। कहने का मतलब यह है जितने एलिमेंट हैं जो बायोलॉजी में यूज हो रहे हैं उनके वेरिएंट भी आपको मिलेंगे, नाइट्रोजन के भी मिलेंगे, ऑक्सीजन के भी मिलेंगे, सल्फर के में भी मिलेंगे, फास्फोरस के भी मिलेंगे, सबके मिलेंगे, सबके वेरिएंट मिलेंगे, आइसोटोप्स मिलेंगे। अब ये जो हैं और बाहर के जो हैं उनमें निश्चित ही अंतर आएगा, क्योंकि यदि कोई भी एलिमेंट है वह किसी के प्रभाव में होता है तो उसमें कुछ ना कुछ अंतर आएगा, ये बात तो निश्चित है, क्योंकि उसका उसके पर इफेक्ट आएगा। चाहे आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट रख लीजिए, फोटोजेनिक इफेक्ट रख लीजिए, चाहे थर्मल इफेक्ट रख लीजिए, ग्रेविटेशनल इफेक्ट रख लीजिए, या किसी भी अन्य प्रकार के और जो फोर्सेस हो सकते हैं जिसको विज्ञान जानता है या नहीं भी जानता है, उन सबके इफेक्ट होंगे। और बायोलॉजिकल एटम जो हैं, बायोलॉजिकल एलिमेंट जो हैं, बायोलॉजिकल जो परमाणु हैं, जैविक ऑर्गेनिक जो कंपाउंड बनेंगे, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो बनते हैं, ये निश्चित ही रूप से इनऑर्गेनिक से डिफरेंट होते हैं। इसमें कुछ न कुछ विशेषता आ जाती है। यह विशेषता इनके भी इवोल्यूशन है। जिस तरह से हम मानवों का विकास पढ़ते हैं, जीवों का विकास पढ़ते हैं,
उसी तरह से इन एलिमेंट्स के भी विकास है, इनका भी इवोल्यूशन हुआ है। तो इनमें जो हाईएस्ट लेवल का जो इवोल्यूशन है वही जाकर के ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट हुआ है, वही बदला है। यानी उनमें ही यह क्षमता आई है कि वे एक साथ जुड़ें और जुड़ करके फिर इस तरह से वे डिसइंटीग्रेट हों कि फिर वे इंटीग्रेट कर सकते हों, और साथ में रहते हुए, इंटीग्रेटेड फॉर्म में रहते हुए ही कुछ और जोड़ सकते हो। यहीं से लाइफ प्रोसेस की शुरुआत होती है, जो वायरस में आप देखते हैं अर्ली वायरस में हैं। तो वहाँ पर तो खैर आरएनए है, वायरस में आरएनए तो खैर बड़ा मॉलिक्यूल हो गया, लेकिन जब वो छोटा सा एटॉमिक स्टेट में था एलिमेंट, उस समय ही उसमें कुछ विशेषता आई, उसके कुछ अलग डेवलपमेंट हुए, जिसके कारण जो है वह जुड़ गया। अब उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहा हो, उस तरह से जुड़ करके वह एक विशेष पदार्थ बनाया, मॉलिक्यूल बनाया, जिसमें वह क्षमता आई। यानी उसके भीतर में अपने को विकसित होने की वह क्षमता विद्यमान थी पहले से। नहीं तो भला जीव क्यों विकसित होगा, मॉलिक्यूल भी क्यों विकसित होंगे, जीन क्यों विकसित होगा, क्रोमोसोम्स क्यों विकसित होंगे, डीएनए क्यों विकसित होगा, सभी विकसित होते हैं। विकास होना एक चॉइस भी है और एक मजबूरी भी है और एक यहाँ का प्रोसेस भी है, फेनोमेना है विकसित होना, उससे कोई बच नहीं सकता। उस विकास को अगर वह विध्वंस की ओर जाता है तो हम उसको कह सकते हैं कि भाई ये विध्वंस है, विकास नहीं है, लेकिन उसमें चेंज तो होगा, यानी चेंज होना अनिवार्य है। वह चेंज जो कि उसकी बारंबारता को लगातार बनाए रखता है, तो वहाँ से जीवन की प्रक्रिया शुरू होती है। तो जब कोई भी एटम इस तरह से विकसित हुआ, अब ये प्रश्न उठता है कि आखिर विकसित क्यों हुआ। जरूर उसमें कुछ ना कुछ इनहेरेंट फोर्स था, जरूर कुछ ना कुछ उसके भीतर था। उसके भीतर क्या था उसको तो सोचना पड़ेगा। फोटॉन्स के भी विकास हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि फोटोन सदा एक जैसे ही रहते हैं, भाई उसके भी तो रेडिएशन होते हैं, अलग रेडिएशन में बदलता है फोटोन। क्यों बदलता है, उसमें भी तो कुछ इनहेरेंट चीज़ है जिससे बदला होता है। वही जो इनहेरेंट चीज़ है वही चेतना है। यानी हर पदार्थ जो है उसमें चेतना है, हर पदार्थ भी चेतन तत्व है किसी न किसी अर्थ में, उसमें इंटीग्रेटेड है वह। और जब इस तरह के कई पदार्थ मिल जाते हैं या उसमें कुछ अलग से विशेषता आ जाती है कि अन्य पदार्थ को जोड़ सके, तो उसमें चेतना का लेवल बढ़ जाता है। यानी जोड़ने की जो शक्ति है उससे चेतना का लेवल बढ़ेगा। तो अब यह बात उठती है कि किस तरह से जोड़ना, इस तरह से जोड़ना कि वो अपने को दोहरा सके। आप देखेंगे कि बनने की प्रक्रिया तो खैर जो स्टार्स हैं वे भी बनते हैं, वे भी बढ़ते हैं और अंत में वे भी डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, वे भी टूट फूट जाते हैं और फिर से बनते हैं। तो उनकी भी जीवन लीला है एक। उसी तरह से हर भौतिक पदार्थ की जीवन लीला है, हर व्यक्ति की भी जीवन लीला है। लेकिन यहाँ पर कोई भी जो सूचना है, आखिर हम दोहराते क्या है जन्म में, सूचनाओं को ही तो दोहराते हैं। और सूचना यहाँ पर सार्वभौमिक है। कॉन्शियसनेस के जो शोध हुए हैं उस पर जो सूचना आई है, जो रोजर पेनरोज हैं इसके ऊपर काफ़ी अनुसंधान किए हैं। वैसे हमारे वीडियो पड़े हुए हैं बहुत, इस पर आपको मैं ज़रूर लिंक शेयर कर दूंगा और आप देखेंगे। यहाँ पर बहुत मैं संक्षेप में, इसमें बहुत सारे लोग शोध किए हैं। स्थूल स्तर पर पुनर्जन्म का डॉक्टर स्टीवेंसन ने शोध किया हुआ है और अन्य बहुत लोग हैं जिन्होंने शोध किया है। लेकिन हम बायोलॉजिकल लेवल पर जो देखते हैं जो, और क्वांटम लेवल पर जो है उसमें रोजर पेनरोज का बहुत बड़ा नाम है, नोबेल प्राइज विनर हैं, जिन्होंने ऑर्केस्ट्रेटेड रिडक्शन थ्योरी दिया था। तो ये उनका उसमें शोध है और वो बतलाते हैं कि किस तरह से जो है सूचनाओं का
आदान प्रदान होता है। और फिर खैर हम लोग अभी वहाँ पर आ रहे हैं। डॉक्टर हेम्ब्रोफ और रोजर पेनरोज ने माइक्रोट्यूब्यूल का जो सूक्ष्म और प्रोटीन होता है ट्यूब्यूलिन, तो उसके ज़रिए बतलाया कि यहाँ पर जो है क्वांटम लेवल पर जो है कार्य हो रहा है सूचनाओं का। तो ये जो सूचनाएं हैं ये आदान प्रदान होते हैं पूरे कोशिकाओं में, और नहीं सिर्फ कोशिकाओं में बल्कि अन्य स्थानों पर भी ये चली जाते हैं, बाहर भी सूचनाएं यहाँ से प्रसारित हो जाती हैं। तो हम लोग की जो कोशिकाएं हैं सारे, और हम लोग के जितने भी एटम्स हैं शरीर में, वे सब जो हैं एक साथ उन सूचनाओं को ग्रहण कर लेते हैं। ये अलग बात है कि उनका रिएक्शन समय अलग हो जाता है, क्योंकि जो एक्ट करेंगे वो ऑर्गन के लेवल पर, अंगों के स्तर पर जब वो उनका एक्शन होगा तो डिफरेंट हो जाएगा। लेकिन सूचनाएं तो उस हिसाब से आ जाती हैं। फिर हार्मोन्स आएंगे, फिर एक्शन होगा, वो अलग बात है। सूचनाओं का आदान प्रदान हो जाता है, क्योंकि क्वांटम लेवल पर सूचना जाती है, ये इन लोगों ने सिद्ध कर दिया था। और पुनर्जन्म में सूचनाओं का ही आदान प्रदान होता है। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि सूचनाएं जो हैं, अगर हमारा शरीर मर गया, गुजर गया, तो इसके जो एटम्स हैं वे उन सूचनाओं को रखे हुए हैं। ऐसी बात नहीं सूचनाओं खत्म हो गई, और उन सूचनाओं का अलग अलग स्तर पर अलग अलग जगह अभिव्यक्ति होगी। उनमें से कितने सूचनाओं को वह किस स्तर पर व्यक्त करेगा वो अपने वहाँ की उपयोगिता और कंडीशन पर निर्भर करती है। अब रोजर पेनरोज का यह जो है बहुत क्रांतिकारी रहा। अब कॉन्शियसनेस लेवल पर बहुत ज़्यादा इस पर शोध हो रहा है, और इस पर शोध होने से यह सूचना आती है कि ये बाहर के जो एटम जो ये विकसित हुए हैं, बायोलॉजिकल एटम्स जो हैं, इनको इंटीग्रेट करने वाला जो है, इसके पीछे एक सूचना तंत्र है, एक विज्ञान है। यहाँ पर हर चीज़ जो चल रहा है इसको हम लोग के शास्त्र में विज्ञानमय कोश कहा गया है। अर्थात जिसको भी हम लोग लॉ कहते हैं ना, फिजिक्स का लॉ है या बायोलॉजी का लॉ है, जो भी है, तो विज्ञानमय कोश यह कहता है कि यह अस्तित्व किसी विज्ञान पर चल रहा है, किसी विज्ञान मतलब विशेष ज्ञान जो है उसके आधार पर, जो एक यहाँ फेनोमेना है, लॉ है, उसके आधार पर ही यहाँ कोई क्रिया प्रक्रिया हो रही है। तो जन्म मृत्यु भी उसी के आधार पर हो रहे हैं। तो जो चेतना है वह संयोगित होती है किससे? वे जो बायोलॉजिकल एटम्स जो इतना डेवलप कर गए, इवॉल्व कर गए हैं कि उनका अब जो है सीधा संबंध, उसके मतलब फील्ड का संबंध, डायरेक्ट ऐसे कांटेक्ट नहीं होता है, लेकिन फील्ड से कांटेक्ट होता है, उसका क्षेत्र से, जिसको आभा, संस्कृत में आभा कहते हैं। तो उस आभा से, जिसको कि फिजिक्स में फील्ड कहते हैं, तो उस आभा से संपर्क होता है, और उसके इन्फ्लुएंस से, उसके प्रभाव से रिएक्शंस होते हैं। तो चेतना के स्तर पर व्यक्ति का ऐसे जन्म होता है, यानी व्यक्ति की जो वृत्तियां हैं वह इस तरह से जन्मती मरती हैं। हालांकि तो जन्म मरण तो सभी का होता रहता है, आयु तो सभी की होती है, लेकिन जो वृत्तियां हैं, जो उसके पीछे एक चेतना का लेवल है, बहुत परम चेतना नहीं है, लेकिन फिर भी वह चेतना है जो कि इन्फॉर्मेशन को कैरी करती है, और पदार्थ से कुछ सूक्ष्म है वह। तो उस आधार पर वह जो है जन्म और मरण के लिए जिम्मेवार हो जाती है। वहाँ जो सूचनाएं है उसके हिसाब से ही वह उसको, जो वृत्तियाँ हम लोग की हैं, ये वृत्तियाँ कुछ नहीं है, सूचनाएं ही हैं, सूक्ष्म सूचनाएं हैं। तो उसमें जो कोड है उसके आधार पर ही वह ऐसे जो बायोलॉजिकल एटम्स हैं उनको ज्वाइन करेगा और जो है जीव धारण करेगा। फिर से जहाँ जन्म होता है, जहाँ पर जो कहते हैं कि एग और स्पर्म मिल रहे हैं, तो वहाँ पर कुछ चार्ज की कमी बेसी हो जाती है। तो जो कमी बेसी होती है, क्योंकि कोई भी चीज़ इक्वल नहीं होगा, जब भी होगा उसमें इनइक्वालिटी अनिवार्य चीज़ है।
तो वहाँ पर जितने भी चार्ज की कम बेसी होगी उतने ही चार्ज वाली जो वृत्ति होगी वह वहाँ आके ज्वाइन करेगी और गर्भधारण होगा। यही इसका सिद्धांत है पुनर्जन्म का। और इस तरह से ये चलता रहेगा और वो जोड़ता रहता है। अब ये जो बायोलॉजिकल एलिमेंट हैं ये क्या करते हैं कि जो नॉन बायोलॉजिकल एलिमेंट हैं उनको जोड़ लेंगे और उनको जोड़ करके उनको विशेष रूप से चार्ज कर देते हैं। वो एक अलग ढंग से वो कन्वर्ट हो जाता है। यानी जो लोहा बाहर में है वही लोहा जब हमारे शरीर के भीतर जाएगा तो वो वही लोहा नहीं रहेगा, उसमें परिवर्तन आ जाएगा और वह फिट हो जाएगा। यह हम लोग अक्सर देखते हैं कि जो रिफाइंड है, जैसे गाय का दूध है, देखिए उसमें रिफाइंड कैल्शियम होता है, उसको हमारा शरीर बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करता है। और जो ऐसे आप चूना ले लेंगे तो उतना एब्जॉर्ब नहीं होगा। यानी जो साधारण चूना है अगर आप उसको खाएंगे तो हमारा शरीर जो है उसका 75% ही एब्जॉर्ब कर पाता है, लेकिन जो कैल्शियम जो दूध में है उसका शरीर में करीब 95-96% के करीब उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। इसका मतलब कुछ उसमें विशेषता है जिसके कारण एब्जॉर्ब कर लेता है। तो उसको एब्जॉर्ब करके शरीर जो है उसको अपने यूज़ में लाता है। यानी शरीर उसको यूज़ में लाने के लिए क्या करता है, उसमें कुछ न कुछ बदलाव करता है। जो शरीर के लिए सूट करता है उसको बदलाव कर देता है वो। तो हम लोग का शरीर की हड्डी जो है कैल्शियम, वो बाहर जो कैल्शियम पाया जाता है एग्जैक्टली वैसा नहीं है, उसमें कुछ बदलाव हुआ है, कुछ विशेषता उसमें आई हुई है। तो ये सब जो विशेषताएं हैं ये उसे योग्य बनाती हैं फिर से उन सूचनाओं को ग्रहण करने के लिए। तो ये सब सारी चीज़ें मिल करके अब जब यह वृत्ति जब शरीर डेड करेगा तो यही वृत्तियां जो है फिर से वैसे ही बायोलॉजी को खोजेगी, वैसे बायोलॉजिकल एटम्स को खोजेगी, वैसे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल को खोजेगी, वैसे बायोलॉजिकल वृत्ति को खोजेगी, जहाँ से वह अपना फिर से उस चेन को, उसी साइकिल को जारी रख सके। तो यही इसके पीछे का जो साइंस है। तो यही मैं कहना चाहता हूँ। विशेष हो जाता है, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो यान स्टीवेंसन ने दिया था वेयर बायोलॉजी एंड रीइंकार्नेशन इंटरसेक्ट्स, ये उन्होंने किताब लिखी थी। और 25 केसेस सजेस्टिंग ऑफ रीइंकार्नेशन, इस तरह का उन्होंने ग्रंथ लिखा हुआ है। तो उसमें से एक जो है स्वर्णलता, भारत का स्वर्णलता और बिया पाठक का उदाहरण दिया हुआ है। मोजार्ट का भी उदाहरण है। बहुत सारे उदाहरण हैं, उनको मैं यहाँ कहानी नहीं दोहराना चाहता, यहाँ तो मैं विज्ञान की बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने इस पर शोध किया, वे डॉक्टर रहे हैं, उन्होंने शोध किया, बहुत जांचा है, परखा है। हालांकि अभी विज्ञान इस पर एक ठोस निर्णय नहीं दे पाया है कि ऐसा है, लेकिन विज्ञान यह तो मान रहा है कि इवोल्यूशन होता है और यह भी मानता है कि हम जन्म से पहले कुछ न कुछ थे। कोई भी चीज़ अभी जिस स्थिति में उसके पहले कुछ न कुछ थी। तो जाहिर सी बात है कि सर्वथा नाश तो कुछ होता नहीं है, तो उसका एक कंटिन्यूएशन बना हुआ है। तो कंटिन्यूएशन हम लोग का बना रहता है। हम लोग मात्र एक एलिमेंट ही नहीं है, हम लोग और भी बहुत कुछ हैं। और एलिमेंट में भी हम लोग बाहर के जो एलिमेंट हैं एग्जैक्टली वैसे एलिमेंट नहीं हैं, कुछ विशेष हो गए हैं। तो ये बायोलॉजिकल एलिमेंट्स हैं, तो इसमें कुछ विशेषता अवश्य है। और हम लोग की वृत्तियां हैं, हम लोग के विचार हैं, हम लोग की भावनाएं हैं, और इसके भी सूक्ष्म स्तर पर उतरते हैं तो अंतःकरण है, अहंकार है, और सूक्ष्म स्तर पर उतरते हैं तो हम लोग पाते हैं कि हम लोग जो है मूल अव्यक्त तत्व भी हैं। और सूक्ष्म स्तर पर उतरते हैं तो फिर आत्मा का स्तर पर है। और आत्मा भी, ये जितने भी मैंने बताए रेंज, इन सब में आत्मा है और सब एक आत्मा की ही अभिव्यक्ति है। इसीलिए इस शरीर को अगर हम चाहें तो शरीर भी कहें और चाहें तो इसको देह आत्मा भी कहें।
मन को चाहे तो हम मन कहें या तो इसको मनोआत्मा कहा जाता है। उसी तरह से सूक्ष्म आत्मा होता है, उसी तरह से जो कई जन्म को प्राप्त होता है सूक्ष्म आत्मा होता है। और भगवान ने जो अजन्मा कहा हुआ है और उसके बारे में कहा हुआ है जो दिव्य आत्मा है, और सूक्ष्म आत्मा के बारे में नहीं कहा हुआ है। उसी तरह से जीव आत्मा है जिसने जीव धारण किया, तो पहली बार जैसे जिसने धारण किया उसको जीव आत्मा कहते हैं। तो इसमें इतना ही। और